स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 9 संस्कृत विषय के अंतर्गत अष्टमः पाठः पर्यावरण शुद्धिः का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। बच्चों, पाठ का परिचय हिंदी में दिया हुआ है। आप सबसे पहले उसे किताब से पढ़ लें। तो पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। संपूर्ण संसार मिट्टी, पानी, हवा, वनस्पति, कीट पतंगे, पशु पक्षियों आदि से घिरा हुआ है। ये प्राकृतिक संपदाएं जब अपने मूल रूप में रहती हैं तो पर्यावरण संतुलित होता है, और जब किसी कारणवश इनका संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण दूषित हो जाता है। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए अनेक प्रकार के आविष्कार किए और स्वार्थ तथा लोभ के कारण इन प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट कर रहा है। वन हमें लकड़ियाँ, औषधियाँ, फल फूल आदि दैनंदिन जीवन के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान करता है, परंतु लोभवश जंगलों से हरे वृक्षों को मनुष्य काट रहा है। फलतः वर्षा के जल से मिट्टी बह जाती है। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति तो नष्ट ही हो रही है, नदियाँ भी उथली होती जा रही हैं। बाढ़ का पानी आसपास के गांव में पहुंचकर फसलों के साथ ही धन व जन की हानि भी करता है। वृक्ष के कटने से प्राणवायु का वायुमंडल में प्रतिशत न्यून होता जा रहा है, जो प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे पूर्वजों का कहना है कि एक वृक्ष अपने आप में एक संपूर्ण प्रयोगशाला है। यह सूर्य के ताप को दूर करता है, वायु की मलिनता दूर करता है, वातावरण में आर्द्रता उत्पन्न करता है। पेड़ों से गिरे हुए पत्ते भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। वृक्षों की जड़ें भूमि के क्षरण को रोकती हैं। जल की वर्षा में भी वृक्ष सहायक होते हैं। ऐसे महान उपकारी का विनाश करके मनुष्य स्वयं अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहा है। कोलकाता विश्वविद्यालय में किए गए एक शोध के अनुसार एक वृक्ष अपने लगभग 50 वर्ष के जीवन में 50 लाख से भी अधिक रुपयों का लाभ देता है। एक ओर मनुष्य वायु प्रदूषक वृक्षों को काट रहा है तो दूसरी ओर अनेक प्रकार के वायु प्रदूषण स्वयं फैला रहा है। उद्योग धंधों से निकलने वाला रासायनिक धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को और अधिक प्रदूषित कर रहा है। इसे रोकने का सरल उपाय है प्रदूषण रहित संसाधनों का विकास और वृक्षारोपण का प्रचुरता। कोलाहल भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसकी समस्या शहरों में अधिक है। वाहनों तथा प्रयोगशालाओं में हुए यंत्रों तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अत्यंत तीव्र स्वर कर्ण दोष और बहरेपन को जन्म देता है। इसके निवारण के लिए यंत्रों तथा वाहनों में ध्वनि रोधी यंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनावश्यकता से बचना चाहिए। पशु मांस भक्षी लोगों के द्वारा पशुओं की हत्या से अनेक प्रजातियां लुप्त होने के कगार तक पहुंच गई हैं। जीव भोजनम यह प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, जिसमें पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं। हिंसक पशु घास खाने वाले पशु का भक्षण करते हैं। इस प्रकार प्रकृति स्वयं अपना संतुलन स्थापित करती है। मनुष्य का लोभ विध्वंस को जन्म देता है। पीने योग्य नदियों के स्वच्छ जल को भी हम स्वयं दूषित कर रहे हैं। इसकी शुद्धि जनता के सहयोग के बिना असंभव है। मनुष्य के द्वारा किए गए काम ही पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। परमाणु परीक्षण से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी व ताप को बढ़ाती है, जो मनुष्य के प्राणों के लिए घातक है। यदि निष्कर्ष रूप में कहें तो वनस्पतियां ही मानव की रक्षा करने में समर्थ हैं। स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक प्राणवायु एकमात्र प्राकृतिक स्रोत वनस्पतियां ही हैं। अतः मनुष्य को अपने कल्याण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि एक वृक्ष लगाकर उसको बढ़ाएगा, उसकी रक्षा करेगा। बच्चों, पाठ से ही पता चल रहा है कि यह पाठ पर्यावरण शुद्धि से संबंधित है। अर्थात जब हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से हमारा जीवन कटेगा। तो उस बच्चों, अब पाठ के संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखिए। यथा अन्य
प्राणिनस्तथैव मनुष्योऽपि प्रकृत्याः क्रोडे जनुरधत्तः। यथान्य मतलब जिस प्रकार, प्राणी न अस्तथैव अर्थात दूसरे प्राणियों ने, जिस प्रकार दूसरे प्राणियों ने, उसी प्रकार मनुष्यों ने भी प्रकृतिया अर्थात प्रकृति, क्रोडे मतलब गोद में, जनुरधत्त जन्म, धत्त का मतलब धारण किया। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, जिस प्रकार दूसरे प्राणियों ने, उसी प्रकार मनुष्य ने भी प्रकृति की गोद में जन्म धारण किया। प्रकृत्या एव तत्वजातं सर्वमपि परितः आवृत्य संस्थितम्। प्रकृति तो तत्व समूह है, उसके चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, और उसको भी चारों ओर से घेर कर स्थित है। अर्थात प्रकृति एक समूह है जिसने चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। अतः कारणात् तत्पर्यावरण मित्युच्यते। इसी कारण इसे पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्येण स्वबुद्ध्याः प्रभावेण जीवनमुन्नेतुं प्रयत्मानेन नानाविधा आविष्काराः कृताः। मनुष्य ने स्वबुद्ध्या अपनी बुद्धि के प्रभाव से, मनुष्य ने अपनी बुद्धि के प्रभाव से जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हुए नानाविधा अनेक प्रकार के आविष्कार किए। बहुविधम सौविध्यम सौफर्यम च अधिगतम किंतु विकासस्य प्रक्रियायां नैको उपलब्धि प्राप्तवता तेन यद हारितम तदति अन्यूनम। अर्थात बहुविधम अर्थात बहुत तरह की, सौविध्यम सुविधा और सरलता प्राप्त की, किंतु विकास की प्रक्रिया में नैको मतलब अनेक उपलब्धियां प्राप्त करते हुए उसने जो खोया, यद मतलब जो, हारितम मतलब खोना या हारना। अर्थात फिर से देखिए, बहुत तरह की सुविधा और सरलता प्राप्त की, किंतु विकास की प्रक्रिया में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करते हुए उसने जो भी खोया है तदपि अन्यून्यम वह भी कम नहीं है। मृत्स्ना जल वायु वनस्पति खग मृग कीट पतंग जीवाणव इति पर्यावरणस्य घटका विद्यन्ते। मृत्स्ना का अर्थ होगा मिट्टी, जल का अर्थ होगा पानी, वायु, वनस्पति, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब पशु, कीट पतंगे, जीवाणु, ये सारे पर्यावरण के ही घटक हैं अर्थात अंग हैं। विकास हेतवे क्षिप्रकारिणा मानवेन तान् प्रति विहितेनातिचारेण प्रकृतिपर्यावरणस्य संतुलनमेव नितरां दोलितम्। विकास के लिए शीघ्रता करने वाले मानव ने उनके ही प्रति, तान मतलब उनके ही प्रति किए गए अत्याचार से प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन को अत्यधिक आंदोलित कर दिया या हिला दिया। यानी विकास के लिए मनुष्यों ने जो भी अत्याचार प्रकृति के साथ किया, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। आगे देखिए, सर्वाधिको अत्यस्तु वनस्पतिनां जातः। अत्यस्तु का मतलब हानि होना, सबसे अधिक हानि वनस्पतियों की हुई। एक पदे एव बहुलाभ लोभी मानवो वनानि च कर्तरि तथा प्रवृत्तो यदधुना वनानां सुमहान भाग उच्छिन्नः। अर्थात एक बार में ही, एक पदे अर्थात एक बार में ही, बहुलाभ लोभी यानी बहुत से लोभी मानवों ने वनानि वनों को करती च ऐसा काटना शुरू किया कि यद अधुना कि आज तक वनों का बहुत सारा भाग कट चुका है। यानी एक बार में ही बहुत से लाभ के लोभी मानवों ने, लालची जंगल को इस तरह से काटना शुरू किया कि आज वनों का बहुत बड़ा भाग
लगभग कट चुका है। वनेभ्यो मनुष्यः काष्ठम् औषधिफलानि पुष्पाणि एवं विधानि बहूनि वस्तूनि दैनन्दिनी जीवनोपयोगिनी प्राप्नोति। मनुष्य वनों से काष्ठम लकड़ी, औषधि यानी औषधि युक्त पौधे या औषधियाँ, फलानी फल, पुष्पाणि पुष्प एवं इसी प्रकार की बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं प्राप्त करता है। किंतु काष्ठस्य लोभाद असंख्या हरिता वृक्षा कर्तिता, किंतु लकड़ी के लालच में वह असंख्य हरित हरे वृक्ष काट देता है। मन्ये पर्वतानां पक्षी एव छिन्ना, ऐसा प्रतीत होता है उसने पर्वतों के पंख ही काट डाले। येन तेषां मृत्सना वर्षा जलेन बलात् प्रवाह्य पनीयते, जिससे उनकी मिट्टी को वर्षा का जल बलपूर्वक दूर बहाकर ले जाता है। तात्पर्य है कि मनुष्यों ने अपने लालच के लिए लकड़ियों को काटना शुरू किया, जिससे वर्षा का जल मिट्टी को बहाकर ले जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वतों के पंख ही काट डाले गए हैं। नहीं, पर्वतों पर जो वृक्ष हैं वो पर्वतों के पंख प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ पे पहाड़ों के पंख काट डाले गए हैं, और जिससे उनकी मिट्टी को वर्षा का पानी बहुत दूर तक बहा कर ले जाता है। पर्वत प्रदेशीय भूप्रदेशानामुर्वरत्वं तु विनश्यत्यैवं भूस्खलनेन केदाराः अपि लुप्ता भवन्ति। पहाड़ी प्रदेशों के भूभागों की उपजाऊ शक्ति तो नष्ट ही हो रही है, और भूमि के स्खलन से खेत भी लुप्त हो रहे हैं। केदारा मतलब खेत, यानी पहाड़ी प्रदेशों की जो उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट हो रही है, और जब ज़मीन खिसक रहा है तो वहाँ के खेत भी समाप्त हो रहे हैं। धन जन हानिर्भवति ग्रामा अपि ध्वंस्यन्ते, जिससे धन और जन दोनों की हानि होती है, और गांव भी नष्ट हो रहे हैं। ध्वंस्यन्ते मतलब नष्ट हो रहे हैं। वर्षा जलेन नीता मृत्सना नदीनां तलमुत्थलं करोति। वर्षा जलेन यानी वर्षा के जल से, नीता मतलब ले जाई गई, मृत्सना मतलब मिट्टी, नदीना मतलब नदियों के तल को उथला कर देती है। अर्थात वर्षा के पानी से जो मिट्टी बहा कर ले जाई जाती है वह नदियों के तल को उथला कर देती है। येन जल प्लावनानि भवन्ति, जिससे बाढ़ आने की समस्या पैदा हो जाती है। जनया महास्त्रास उत्पद्यते, और मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो जाता है। जल प्लावन का मतलब होता है बाढ़ आना, और महासंत्रास का मतलब होता है भारी डर उत्पन्न होना। तो इस तरह से जिस तरह से मनुष्य पेड़ों की कटाई कर रहा है और अपने लिए और अधिक लालच में बढ़कर उससे और ज़्यादा लकड़ी प्राप्त करना चाहता है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर से सारी मिट्टी भूस्खलन की वजह से खिसकती जा रही है, और नदियों में जो है पानी का सतह वह उथला होता जा रहा है। और आने वाले समय में इसमें यह बताया गया है पाठ में कि आने वाले समय में जब भूस्खलन बढ़ेगा और मिट्टी की सतह जब ऊंची होती जाएगी तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे मनुष्यों के लिए डर पैदा होगा। एतत्तु सर्वे जानन्त्येव यत् प्राणवायु ऑक्सीजनेति प्रसिद्धं, बिना मनुष्यः कतिपय क्षणपर्यन्तमेव जीवितुं शक्नोति। हम यह सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना मनुष्य कुछ क्षणों तक ही जीवित रह सकता है। प्राणवायोरुत्पादने वृक्षाणां महान् योगः केन विस्मर्यते। ऑक्सीजन अथवा प्राणवायु को उत्पन्न करने में वृक्षों का महान योगदान है, यह कोई नहीं भूल सकता। विषाक्त वायुर्विष तत्वं नीलकंठम इव स्वयं पायं पायं, मानवस्याकारण सुहृदो वृक्षास्तस्य कृते निर्मलं स्वास्थ्यकरं प्राणवायु समुत्पादयन्ति। विषैली वायु को अर्थात
कार्बन डाइऑक्साइड यानी विषैली वायु के विष तत्वों को नीलकंठ के समान स्वयं ही पी पी कर मनुष्य के बिना कारण के मित्र वृक्ष उसके लिए साफ और स्वस्थ प्राणवायु पैदा करते हैं। प्राणायामेन प्राणानां नियमनस्य योगमार्गः आध्यात्मिक साधना च वनानां मध्ये एवास्माकं पूर्वजैः महर्षिभिः यद् अनुत्रियते स्म तद् अस्माकं। प्राणायाम से प्राणों के नियमन का योग मार्ग और वनों के मध्य ही आध्यात्मिक साधना हमारे पूर्वजों द्वारा अनुकरण की गई थी, वह भी इसी कारण है। तात्पर्य है कि वनों के द्वारा ही हमारे पूर्वजों ने प्राणायाम के तत्व को बताया था कि प्राणायाम करने से शरीर कितना मजबूत रहता है और योग करने से कितना मजबूत रहता है। इसकी शिक्षा हमें पूर्वजों के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। प्रत्येकं वृक्षः एका महती प्रयोगशालेव भवति। प्रत्येक वृक्ष एक बड़ी प्रयोगशाला के समान होता है। ऐसा सूर्यस्य तापम हरति, यह सूर्य की गर्मी को हरता है, दूर करता है। वायु मालिन्य मपनयति, हवा की गंदगी को दूर करता है। वाष्पोत्सर्गेण वातावरणे आर्द्रतां जनयति, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में नमी उत्पन्न करता है। प्रतिवर्षं निजपत्राणि निपात्य उर्वरकमुत्पादयति भूक्षरणं निरुद्धि, अर्थात प्रतिवर्ष यह अपने पत्ते गिराकर उर्वरक यानी खाद उत्पन्न करता है और भूक्षरण यानी पृथ्वी के कटाव को रोकता है। जल वर्षणे कारणं च भवति, और जल बरसाने में कारण बनता है। एवं स मनुजस्य महानुपकारी भवति तथा विधमुयकारिणी मपि मनुष्य उच्छिन्नति, कार वह मनुष्य का बड़ा ही उपकारी होता है और इस तरह उपकारी को भी मनुष्य उच्छिन्नति अर्थात काटता है। किन्नासी स्वपादे स्वयं कुठारं प्रयुनक्ति, किन्नासी मतलब क्या वह, स्वपादे मतलब अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी नहीं चलाता है। तात्पर्य है कि पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करता है और दूषित हवा को स्वयं ही ले लेता है। पेड़ हमारे लिए स्वास्थ्य प्राणवायु पैदा करता है और साथ ही साथ हवा की गंदगी को दूर करता है, गर्मी दूर करता है, भाप छोड़ता है जिससे वातावरण में नमी बनी रहती है। और जब उसके पत्ते सूख जाते हैं तो वह गिर जाते हैं और जिसकी वजह से खाद भी उत्पन्न करता है। साथ ही साथ यह वृक्ष जो है पृथ्वी के कटान को भी रोकता है, जल भी बरसाता है। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि इस तरह से वृक्ष मनुष्यों के लिए बड़ा ही उपकारी होता है और मनुष्य इस उपकारी वृक्षों को भी काटता है, तो ऐसी दशा में वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। आगे देखिए, एको वृक्ष स्वपंचादश वर्ष जीवन काले मानव जाते पंचविंशति लक्ष रुपयक परिमाणाय लाभाय कल्पते। एक वृक्ष स्वपंचादश वर्ष जीवन काले अपने 50 वर्ष के जीवन काल में मानव जाति का 25 लाख रुपए के बराबर लाभ करने में समर्थ होता है। तस्मात् प्राप्तस्योर्वरक अस्यैव मूल्यं 15 लक्ष थरिमितं भवति। उससे प्राप्त खाद ही 15 लाख रुपयों के बराबर होता है। वायु शुद्धिकरणम 5 लक्ष रुपये तुल्यम, वायु को शुद्ध करने में यह 5 लाख मूल्य के बराबर होता है। प्रोटीनोत्पादनम मायिता जननम वर्षा सहायमिति तृतीयमपि 5 लक्ष रुपये कार्तम। प्रोटीन उत्पन्न करना, नमी पैदा करना, वर्षा में सहायता करना, ये तीनों ही 5 लाख रुपए के मूल्य के बराबर होते हैं। एतत् सर्वमपि
कलिकाता विश्वविद्यालयेन डॉक्टर टी.एम. दासाभिधानेन वैज्ञानिकेन सूत्रां विवेच्य प्रतिपादितमास्ते। एतत् सर्वमपि यानी यह सब कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर टी.एम. दास ने अपने विवेचन में प्रतिपादित किया। तथा महिमानं तरुं निपात्य लुब्धो मानवः किं प्राप्नोति। ऐसी महिमा वाले पेड़ों का काट करके लालची मानव क्या प्राप्त करता है, अर्थात ऐसी महिमा वाले पेड़ों को, वृक्षों को गिराकर लालची मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। शतं सहस्रम वा रूप्यकाणां 100 या 1000 रुपये। सत्यम अल्पस्य हेतुर्बहातुमिच्छ अन्नशो प्रथम श्रेणी को विचार मूढ़े एव। वास्तव में थोड़े से लाभ के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा करता हुआ वह प्रथम श्रेणी का मूर्ख है। पर्यावरण रक्षणाय पर पर्यायाय आत्मरक्षणाय मनुष्येणेयं मूर्ता यथां सत्वरं त्यक्ता स्यात् तथैव वरम्। अर्थात पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण रक्षणाय मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए, दूसरे शब्दों में आत्मरक्षा के लिए मनुष्य इस मूर्खता को जितनी जल्दी छोड़ दे उतना ही अच्छा है। तात्पर्य है कि पर्यावरण की रक्षा प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। आगे देखिए, एवं एक तो मनुष्यो वायु प्रदूषण निवारकाणां वृक्षाणां हत्यां विदधाति अपरतश्च विविधैः प्रकारैः स्वयं वायु प्रदूषणस्य कारणान्युत्तरोत्तरमाविष्करोति। अर्थात एक तो का अर्थ होगा एक और। इस प्रकार एक और मनुष्य वायु प्रदूषण को रोकने वाले वृक्षों की हत्या करता है, या हत्या करने से अर्थ है काटता है। वही अपरतश्च यानी वही दूसरी ओर विविध प्रकार के वायु प्रदूषण के कारणों को लगातार उत्पन्न कर रहा है, अर्थात अनेक तरह के प्रदूषण वो फैला रहा है। उद्योगशालाभ्यो निःसृता धूमाः खनिजाणवः रासायनिका लवाः पूतिगन्धा वायवो वातावरणं दूषयन्तं प्राणवायु विशेषतो विकारयन्ति। उद्योगशाला यानी फैक्ट्री, फैक्ट्रियों से निकले हुए, निःसृता मतलब निकले हुए, धूमां यानी धुआं, खनिज लवण, अणु, रासायनिक अंश इत्यादि दूषित गंध वाली हवाएं वायु को दूषित करती हुई विशेष रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को दूषित करती हैं। प्रत्यहं तैलतश्चालितवाहनानां संख्या सुरसायामुखामेव परिवर्धते विषमयं तैलधूममुद्गिराभिस्तैरपि वायुरतिशयेन विक्रियते। प्रतिदिन, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या सुरसा के मुखामिव मुख के समान परिवर्धते अर्थात बढ़ रही है। अर्थात प्रतिदिन तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या सुरसा के मुख के समान बढ़ रही है। विस्मयम तैलधूम मुद्गिराभिस्तैरपि अर्थात विषैले तेल के धुएं को उगलते हुए उनसे भी वायु बहुत अधिक दूषित हो रहा है। यानी जब तेल की गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं तो उससे विषैले धुएं निकलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूषित वायु श्वसनाद अस्मद फुसफुस कार्यभारम प्रवर्धते। दूषित हवा में सांस लेने से हमारे फुसफुस अर्थात फेफड़े पर कार्य का बोझ बढ़ जाता है। येन तत्रत्य रोगा हृदय रोगाश्च जायन्ते, जिससे वहाँ फेफड़ों के रोग और हृदय के रोग उत्पन्न होते हैं। अति प्रदूषित वायोः शुद्धीकरणे पादपैरपि अत्यधिकं कार्यं करणीयं भवति। तत्राच मत्वात्तने अपि रुग्णा जायन्ते।
अत्यंत दूषित, अति प्रदूषित मतलब अत्यंत दूषित वायु को शुद्धिकरण मतलब शुद्ध करने में वृक्षे पादरपे मतलब वृक्ष को, पेड़ों को भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे उनको करने में वे असमर्थ होकर रुगड़ा मतलब बीमार हो जाते हैं। एवं वायु प्रदूषणम दुष्चक्रम निरोधातीत गच्छति। और इस प्रकार वायु के प्रदूषण का दुष्चक्र नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वृक्षाणां प्राचुर्येणारोपणं काष्ठेङ्गालानां न्यूनतमः प्रयोगः पेट्रोल डीजलादितैलवाहनानां स्थाने विद्युद्वाहनानाम् उपयोगः। अर्थात वृक्षों को अधिक मात्रा में लगाना, प्राचुर्य रोपण मतलब अधिक मात्रा में लगाना, काष्ठेलंकाना मतलब लकड़ी के कोयलों का न्यूनतम प्रयोग अर्थात कम से कम प्रयोग करना, पेट्रोल डीजल आदि तैल वाहनानां स्थाने विद्युत वाहनानाम् उपयोगः प्रदूषण रहित शक्ति साधनानां विकासः इत्येव प्रायैरुपायैरिदं मुपरोद्धुं शक्यते। अर्थात पेट्रोल डीजल आदि तेल से चलने वाले वाहनों की जगह शक्ति साधना अर्थात बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना, प्रदूषण से रहित शक्ति के साधनों का विकास करना, इस प्रकार के उपाय करने से इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। कोलाहले न अपि पर्यावरणे बहवो दोषी उत्पद्यन्ते। शोर से ही पर्यावरण में बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं। रेलयानायाम रेलगाड़ियों, मोटर वाहनाम मोटर्स की सवारियों, उद्योगशालासु फैक्ट्रियों में, बृहताम यंत्राणाम यानी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों का, यत्र तत्र सर्वत्र या जहाँ तहाँ सब जगह, अवसरे अनअवसरे समय बेसमय ध्वनि विस्तारक यंत्रण लाउड स्पीकरों का, और उत्सवेषु अति मुखर वाद्यानाम और उत्सवों में अत्यंत तेज बजने वाले बाजों के शब्दों का, जन सम्मर्द कल कलेन मिलितो महान कोलाहलः संपद्यते। लोगों की भीड़ के कोलाहल से अर्थात शोर से मिला हुआ बहुत सा शोर पैदा होता है, जिससे यह प्रदूषण होता है। विशेष तो नगरेषु ध्वनि प्रदूषणम महती समस्या। विशेष रूप से शहरों में ध्वनि के प्रदूषण की सबसे अधिक समस्या है। कोलाहलेन श्रवण दोष स्तदनं बाधिर्यं च संपद्यते। अत्यधिक शोर से सुनने में कमी होती है और बहरापन उत्पन्न होता है। नैतावतैव मुक्ति, इसने से भी मुक्ति नहीं है अर्थात छुटकारा नहीं है। मस्तिष्क दोषा अपि अनेन उत्पाद्यन्ते यच्च रमा परिणतिरु अन्मादो भवति। मस्तिष्क की गड़बड़ियों के द्वारा भी पैदा कर दी जाती हैं, जिसका अंतिम परिणाम उन्माद अर्थात पागलपन होता है। तात्पर्य है कि शोर ज़्यादा सुनने से श्रवण दोष होता है और मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है, जिससे पागलपन पैदा हो जाता है। रक्तचाप रोगो अपि पदम निर्धाति येन हृदयं रुग्णं जायते। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी भी लग जाती है, जिससे हृदय रोगी हो जाता है। अस्या समस्यायाः समाधानार्थं ध्वनि विस्तारक यंत्राणाम अनावश्यक प्रयोग रोधनीयः। इस समस्या को, अस्या समस्याया मतलब इस समस्या को सुलझाने के लिए लाउड स्पीकरों का, ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकरों का अनावश्यक प्रयोग रोका जाना चाहिए। यंत्राणाम कोलाहलो नव नव साइलेंसराणाम माविष्कारेण उपलब्धानां च सम्यक् निर्वार्य प्रयोगेण परिहरणीय।
यंत्र का अर्थ है मशीन, कोलाहल का अर्थ है शोर। मशीनों के शोर को भी नव नव नए नए साइलेंसर यानी ध्वनि शामक यंत्रों के आविष्कारों से प्राप्त साधनों से अनिवार्य रूप से रोकना चाहिए। कोलाहल दूषण जन सामान्यम संबोध्य तद्विरुद्धम जना प्रशिक्षणीया जनमतम च प्रवर्तितव्यम। अर्थात जनसाधारण, जनसामान्य मतलब जनसाधारण को शोर की खराबियों को समझाकर संबोध्य तद्विरुद्धम यानी उसके विरुद्ध लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए और जनमत जागृत करना चाहिए। अत्रापि इनमें भी वनस्पति नामारोपेण वनस्पतियों के लगाने, संवर्धनेन बढ़ाने, रक्षणेन च और रक्षा करने से सुखकरा परिणामा कलयितुम शक्या। अर्थात सुखकर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। एवं खलु दृश्यते यद वृक्षाणां द्वादशव्या परिणाहमिता राजयः कोलाहलस्य सघनतां प्रकामं न्यूनयन्ति। अर्थात एवं खलु दृश्यते ऐसा देखा जाता है कि द्वादश व्याम परिणाहमिता अर्थात 48 हाथ की लंबाई के बराबर वृक्षों की पंक्तियाँ शोर के घनेपन को कम कर देती है। बच्चों ध्यान रहे 48 यानी इतने हाथ की लंबाई के बराबर वृक्षों की पंक्तियाँ होती हैं तो वह शोर की अधिकता को कम करती हैं, अर्थात ध्वनि के प्रदूषण को कुछ कम किया जा सकता है। अतः सर्वत्रापि राजपथमभितः मध्ये मध्ये चोपन नगराणां वनस्पतयः आरामश्च आरोपणीयाः। अर्थात इसलिए सभी जगह सड़क के दोनों ओर तथा मोहल्लों के बीच बीच में वनस्पतियों के उपवन लगाए जाने चाहिए। आगे देखिए, खग मृगाणाम मासादिलोभिना मानवेन एतादृशी जालमता अंगीकृता यद अधुना तेषां अनेकाः प्रजातयो लुप्ता एव। वस्तुतः सर्वे अपि पशुपक्षिणः पर्यावरणसंतुलननिर्वाहे यथा योगमुपकारका भवन्ति। अर्थात खग, खग मतलब पक्षी, मृगाणाम मतलब पशु यानी पशु पक्षियों के मांस आदि के लालच में, लोभिना मतलब लालच, लोभ में मानवेन मानव ने एतादृशी ऐसी जालमता, जालमता शब्द का अर्थ होगा नीचता, अर्थात पक्षियों और पशुओं के मांस के लालच में लोभी मानव ने ऐसी नीचता अंगीकृता स्वीकार कर रखी है कि यद अधुना कि आजकल तेषाम उनकी नैका अनेक प्रजातयो प्रजातियाँ लुप्ता एव समाप्त हो गई हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वे अपि सभी पशु पक्षिणः पशु और पक्षी पर्यावरण संतुलन के निर्वाह में यथाशक्ति उपकार करने वाले होते हैं। अर्थात मनुष्यों ने पशु पक्षियों के मांस के लालच में इतना नीचता कर लिया है कि उनकी अनेक प्रजातियां लगभग समाप्त हो गई हैं, क्योंकि ये पशु पक्षी ही वास्तव में पर्यावरण संतुलन करने लगते हैं। सिंहः व्याघ्रादयो मांसभक्षका हरिणादीनां वृद्धि परिसमयन्ति। परिसमयन्ति का अर्थ होगा सीमित कर देते हैं, परिसीमन कर देते हैं, अर्थात सीमित कर देते हैं। सिंह, शेर, व्याघ, बाघ आदि मांसभक्षी जीव हिरण आदि की वृद्धि को सीमित कर देते हैं यानी कम कर देते हैं। आशीविषा जगरादयो मूषक शशका अदीना भक्षणेन कृषिकराणां सुहृद एव। आशीविषा मतलब सर्प, अजगर आदि मूषक चूहे, शशक खरगोश, चूहे और खरगोश आदि को खाने के कारण, भक्षणेन मतलब
खाने के कारण किसानों के मित्र ही हैं। कृषि काराणाम सुहृदय मतलब मित्र, यानी सर्प और अजगर चूहे को, खरगोशों को खा जाते हैं, जिससे कृषि कार्य में किसानों के ये मित्र हैं। पक्षिणो बीजानाम विकीर्णम कुर्वन्ति, पक्षी बीजों को विकीर्णम अर्थात बिखेर देते हैं। कीट पतंगा दयः पुष्पाणाम प्रजनन क्रियायाम सहायका भवन्ति, येन फलानि बीजानि चोत्पद्यन्ते। अर्थात कीड़े पतंगे आदि फूलों के प्रजनन क्रिया में सहायक होते हैं और जिससे ये फल और बीज उत्पन्न होते हैं। पशु पक्षिणा पुरुषेण भूमि उर्वरा भवन्ति, येन वनस्पतीनां विकासो भवति। पुरुषेण का अर्थ होगा विष्ठा या मल त्याग। पशु पक्षियों के मल त्याग से ही भूमि उपजाऊ होती है, जिससे वनस्पतियों का विकास होता है। जीवो जीवस्य भोजनम इति प्रकृति नियमस्यानुसारं पक्षिणः कीटपतंगान् के अपि हिंसा पशवश्च तृणचरान् भक्षयन्तः पर्यावरण संतुलनम स्वत एव विदधति। इसका अर्थ होगा जीव ही जीव का भोजन है, अर्थात जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। इति इस प्रकृति नियम के अनुसार पक्षी कीड़े और पतंगों को, हिंसक पशु घास तृणचरान यानी घास खाने वाले पशुओं को खाते हुए पर्यावरण संतुलन स्वयं ही करते हैं। तत्र मनुष्यो कृतो लोभ प्रवर्तितो हस्तक्षेपो विकारमेवो उत्पादयति स्वैरवधो विध्वंसमेव जनयति। उसमें मनुष्यों द्वारा, तत्र यानी उसमें मनुष्यों द्वारा किया गया लोभ से प्रेरित हस्तक्षेप ही विकार उत्पन्न करता है, गड़बड़ी उत्पन्न करता है। बुद्धिहीन वध विध्वंस को ही उत्पन्न करता है, अर्थात बिना रोक टोक के किसी की हत्या करना या वध करना, इससे प्रकृति में विध्वंस पैदा होता है या विध्वंस उत्पन्न करता है। आगे देखिए, मनुजस्यातिचारो नैतावता परिसमाप्यते नास्ति। मनुजस्यातिचारो, इसका अर्थ होगा मनुष्य का अत्याचार। नैतावता मतलब इतने से ही नहीं। परिसमाप्यते, इसका अर्थ होगा समाप्त होना। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का अत्याचार यहीं समाप्त नहीं होता। जलम यद्धि जीवनया अत्यावश्यक तत्व अजीवनमेव कथ्यते तदपि मनुष्य अस्याविवेकेन दूषितम। अर्थात जल को जीवन के लिए होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कथ्यते कहा जाता है। तदपि फिर भी वह मनुष्य अपनी मूर्खता से, विवेकेन मतलब अपनी मूर्खता से दूषित करता है। गंगा यमुना सदृशु स्वादु पवित्र पेय सलिलासु नदीसु तटीय तटस्थ नगराणाम मलमूत्रादिकं सर्व प्रकारं मालिन्यम नदीषु निपात्यते। अर्थात गंगा यमुना आदि स्वादिष्ट और पवित्र पीने योग्य नदियों के पानी में उनके किनारे, तटीय मतलब किनारे स्थित नगरों के मलमूत्र और भी सभी प्रकार की गंदगी उस नदियों में डाल दी जाती है, त्याग दी जाती है। यानी मलमूत्र गंदगी जितनी भी होती है शहर की, नगर की, नदियों में ही डाल दी जाती है। जबकि गंगा है, यमुना है और भी कई नदियां हैं जिनका पानी बहुत पवित्र होता है, पीने लायक होता है, लेकिन इन शहरों के मलमूत्र आदि डालने से नदियों का पानी दूषित हो गया है। औद्योगिक विषम रसायन अदूषित जलम तासो निपात्यते। और साथ ही उद्योगों का विषैला रसायन भी उन्हीं जल में डाल दिया जाता है। नराणाम पशूनाम च शवा तत्र प्रवाहयन्ते। मनुष्यों
और पशुओं के शव भी उसमें बहा दिए जाते हैं। प्रवाहयन्ते मतलब बहा दिए जाते हैं। सर्वमेत तदिनी भीतिकरम प्रदूषणम कुरुते। यह सब अत्यंत भयानक प्रदूषित पैदा करता है। जलम तथा विषाक्तम जायते यन्मत्स्या अपि म्रियन्ते। जब पानी विषैला हो जाता है तो मछलियाँ भी इसमें मर जाती हैं। तथा विधम जलम मानवानां स्नानपानादिजनितं रोगमेव प्रकुरुते। इस प्रकार का पानी मानवों के स्नान और पीने के कारण रोग ही उत्पन्न करता है। क्योंकि रोगकारक स्ताद्वाहकाश्च जीवाणवः परम पोषमाप्युपवन्ति। अर्थात क्योंकि उसमें रोग पैदा करने वाले और उन रोगों को लाने वाले जीवाणु खूब अच्छी तरह पुष्ट हो जाते हैं। सौभाग्येन सम्प्रति शासेन गंगा प्रदूषण निवारकम प्राधिकरणम घटितम। सौभाग्य से अब शासन ने अर्थात सरकार ने गंगा के प्रदूषण को रोकने वाला प्राधिकरण बनाया है। एष खलु प्रारब्ध एव, यह तो प्रारंभ ही है। अन्यासां नदीनां शोधनाय जलोपलब्धेर अन्यान्यपि साधनानि विशोधयितुं च लोकस्य रुचिरुत्साहनीया। अर्थात अन्य नदियों के पानी को शुद्ध करने के लिए और जल उपलब्ध करने या प्राप्त करने के दूसरे साधनों को भी शुद्ध करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जनतायाः स्वयं सहायेन बिना न अभिषिक्तम प्राप्तुम शक्यते। अर्थात जनता की स्वयं की सहायता के बिना इच्छित लक्ष्य प्राप्त होना असंभव है। तात्पर्य यह है कि सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चला रखी हैं जिसमें नदियों के पानी को भी साफ किया जा रहा है। ऐसा सरकार ने प्राधिकरण बनाया है तो इसमें नदियों के पानी को और भी दूसरे तरीके से शुद्ध करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। और जो यह काम होगा वह बिना जनता की सहायता के नहीं हो सकता है। आगे देखिए, मानवस्य विविध क्रिया अभिरुप्तोत्पन्न स्थापो अपि पर्यावरणं दूषयति। अर्थात मनुष्य की विविध क्रियाओं से उत्पन्न ताप भी पर्यावरण को दूषित करता है। परमाणु परीक्षणे महर्ति ताप विकृति निष्पाद्यते अन्ये च मानव प्राणहरा दोषा उत्पाद्यन्ते। परमाणु के परीक्षण में ताप में सबसे बड़ा विकार उत्पन्न किया जाता है। अर्थात जब परमाणु का परीक्षण होता है तो बहुत सारा ताप उत्पन्न किया जाता है जिससे मनुष्य के प्राणघातक एवं अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। उद्योगशालानां तापो अपि वातावरणस्य तापं वर्धयति। उद्योगशालाओं का ताप भी वातावरण के ताप को बढ़ाता है। अर्थात जो फैक्ट्रियों में काम होता है, उद्योगों में जो बिजली यूज की जाती है उससे भी वातावरण में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ग्रीष्मकाले पक्वेष्टिका सीमेंट कंक्रीट निर्मितानि भवनानि कार्यशाला राजमार्गा एवं विधानि च अन्यानि लौह निर्माणानि तापमा आत्मसात्कृत्य संरक्षति यस्य मानवजीवने अस्वास्थ्यकरः प्रभावो भवति। गर्मी के ऋतु में पक्की ईंटों, सीमेंट और कंक्रीट से बने घर, कार्यशाला, सड़क एवं अन्य लोहे से बने हुए चीज़ें ताप को और अधिक रोकते हैं। अर्थात ताप को, गर्मी को अपने में समेट कर रखते हैं जिससे मानव का जीवन अस्वास्थ्यकर हो जाता है। अर्थात मानव के जीवन पर अस्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ता है। अत्रापि
वनस्पतयो मानवस्य त्राणं चरकर्तुं प्रभवः सन्ति। इसमें भी वनस्पतियाँ मानव की बार बार रक्षा करने में समर्थ हैं। तेषां यथा प्रसरं सघनमारोपणं तापं नियमयत्येव। उनका उचित प्रसार और अधिक घनत्व में रोपना ताप को रोकता है। अर्थात वनस्पतियों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाने से ताप में वृद्धि नहीं होती है, ताप कम हो जाता है। प्रति व्यक्ति 13.5 किलो परिमितः प्राणवायु स्वस्थ जीवन यापेक्षते तस्यैकमात्रं प्राकृतिक स्रोतस्तु वनस्पति जातम्। प्रत्येक व्यक्ति को 13.5 अर्थात 13.5 किलो भार के बराबर प्राणवायु स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। अर्थात एक प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के लिए कम से कम 13.5 किलो भार के बराबर प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तस्यैकमात्रं प्राकृतिक स्रोतस्तु वनस्पति जातम्। और उसका एकमात्र प्राकृतिक स्रोत वनस्पतियाँ हैं। अतएवमेव मुहुर्मुहुरनुरुध्यते यन्यान्वेनात्मकल्याणाय अधिकाधिकं वृक्षा आरोपणीयाः। इसलिए बार बार ऐसा अनुरोध किया जाता है, मुहुर्मुहु यानी बार बार ऐसा अनुरोध किया जाता है कि मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, रोपने चाहिए। समयश्च कार्यो यत् प्रत्येक व्यक्तिरेकं वृक्षं आवश्यमारोप्य वर्धयिष्यति। और लोगों को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष अवश्य लगाकर वर्धयिष्यति का मतलब होगा बढ़ाएगा। रक्षयिष्य अन्यांश्च तथा कर्तुं प्रवर्तयिष्यतीति। अर्थात वह उसकी रक्षा करेगा और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेगा। अर्थात पेड़ सभी लोगों को लगाना चाहिए और ऐसा लोगों से बार बार अनुरोध भी किया जाता है कि जितना वो पेड़ काटे, और अगर काटे तो पुराने पेड़ों को ही काटे और साथ में उससे कई गुना ज़्यादा वह लगा दे। तो इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी और लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। तो बच्चों, यह पाठ बहुत लंबा था और इसका मैंने केवल एक ही वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोगों की बार बार कंप्लेन आ रही है कि 2 पार्ट या 3 पार्ट में वीडियो बनाने पर दूसरा या तीसरा पार्ट जल्दी मिलता नहीं है। इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी लंबी बनाई है, लेकिन पूरे पाठ को इसी वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।